बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं फिर एक नया लेक्चर जो न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड है, आज मैं वो लेकर आया हूँ। आज न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड स्टेबिलिटी कर्व। इस लेक्चर की शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पहले लेक्चर 4 का ए पार्ट देख ले, फिर बी पार्ट देख ले और फिर उस लेक्चर पे आइएगा, तो मतलब आपको एक पूरा कंसेप्ट जो है वो मिल जाएगा। इससे पहले मैंने मास डेफिसिट के ऊपर या मास डिफेक्ट के ऊपर लेक्चर दिया है, पहले आप वहां से जाइए वो देख ले। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देख लीजिएगा और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी कर्व एंड बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आए। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि स्टेबिलिटी कर्व एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये टॉपिक है आज का। तो इसमें आप देखें, पहले तो ये है कि ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर आप देखो तो उसमें एटॉमिक मास इज रनिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज रनिंग अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस ग्राफ शोज द स्टेबिलिटी कर्व एंड हाउ मच ए न्यूक्लियस इज स्टेबल, हमें ये बताता है। तो इसीलिए बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कर्व, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये बाइंडिंग एनर्जी है क्या। अगर आप किसी न्यूक्लियस को पूरी तरह तोड़ ले, उससे तमाम न्यूक्लियॉन्स को निकाल दे, तो इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक न्यूक्लियॉन निकाल दे तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहेंगे। ये मेरे पास है ड्यूट्रियम, एक न्यूक्लियस है, ड्यूट्रियम का एक न्यूक्लियस है। इसमें से एक प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें सिर्फ, या एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए हमें सिर्फ 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार होता है। ये दूसरा न्यूक्लियस आयरन का है। आयरन मतलब ड्यूट्रियम से एक न्यूक्लियॉन निकालने के लिए 1.1 एनर्जी चाहिए। जब न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बढ़ जाता है, लाइक 56 आएगा, 56, तो उसमें एक न्यूक्लियॉन निकालने के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार होता है। और ये जो आगे है यूरेनियम है 235, उससे एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए हमें ऑलमोस्ट 7.5 या 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार होता है, या उससे थोड़ा ज्यादा, डिपेंड्स ऑन आइसोटोप। तो आपको पता है कि हम जब एटॉमिक मास इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। अब यहां से प्रोटॉन को निकालने के लिए 1.11 एनर्जी चाहिए, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन। यहां से एक प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए 8.8 और यहां से 7.5 या 7.6। अब यहां इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसकी ज्यादा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, ये बहुत टाइटली बाउंडेड है, बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उनकी, तो ये स्टेबिलिटी है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है ये हम एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी के दरमियान रिलेशन देखते हैं और ये हमें स्टेबिलिटी बताएगा। अब इस ग्राफ में जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है। ये पिछले लेक्चर को अगर आप देख लें तो आपको वही समझ आ जाएगी, लेक्चर नंबर 4B। अब देखो स्टेबिलिटी कर्व एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये स्टेबिलिटी कर्व है। ये पूरा ग्राफ आपको, ग्राफ के मुख्तलिफ पोर्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन अब मैं 1 बाय 1 उसको पूरी डिटेल के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ आपको मैं समझाने जा रहा हूं। पहला जो पॉइंट है, दिस ग्राफ शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ना, स्टार्ट में बहुत छोटा है, फौरन ऊपर जाता है, पीक आ गए, ऊपर आया, फिर नीचे आया। अब हम इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं।
तो पहला जो पॉइंट है, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताता है। स्टेबिलिटी क्या चीज है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या उसकी न्यूक्लियन टाइटली बाउंडेड है, न्यूक्लियन मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार है, तो जब एनर्जी ज्यादा दरकार है मोर स्टेबल है, जब कम एनर्जी दरकार है तो लेस स्टेबल है। अब इस तरह पॉइंट नंबर ये वाला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड? ये न डायरेक्टली है और न इनवर्सली है। जब आप स्टार्ट में आप बढ़ रहे हो, जब आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, यहां पर कांस्टेंट है, आगे डिक्रीज हो रही है। तो स्टार्ट में बाइंडिंग एटॉमिक मास बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, एंड में तकरीबन कांस्टेंट है, और आखिर में बढ़ाने से ये कम हो रही है। तो यहां डायरेक्टली है, यहां इंडिपेंडेंट है, और वहां पर इनवर्सली है। तो अब देखो आपको ग्राफ में 3 मुख्तलिफ पोर्शन नजर आ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 का जो मतलब है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास के साथ साथ चेंज होता है। ये चेंज हो रही है। अगर आप एटॉमिक मास चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी भी चेंज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी चेंज हो रहे हैं। कभी ज्यादा टाइट न्यूक्लियस नजर आते हैं और कभी लेस टाइट न्यूक्लियन वाली न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है उसमें मुख्तलिफ डॉट्स बनाए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी फीचर क्या है, फीचर ऑफ द ग्राफ। पहला पॉइंट, इट शोज हाउ द न्यूक्लियस इज टाइटली बाउंडेड। द न्यूक्लियन, यहां पर लिखता है हाउ द न्यूक्लियंस आर टाइटली बाउंडेड। द न्यूक्लियंस आर टाइटली बाउंडेड। न्यूक्लियन टाइटली कैसे बाउंडेड है, मतलब ये न्यूक्लियन कैसे इतने टाइटली बाउंडेड है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। ये ग्राफ आपको बता रहा है स्टेबिलिटी कर्व का। ये मतलब है कि ये न्यूक्लियन कितने टाइट है, लूज है, बहुत स्ट्रांग है, लेस स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 2 में, द ग्राफ इज ड्रॉप्ड एट बोथ एंड्स एंड हाई एट द मिडल। ग्राफ जनरली देखो, दरमियान में ग्राफ ऊंचा है, उधर भी ड्रॉप हुआ है, नीचे आया है, इधर भी नीचे आया है। इसका मतलब है कि ग्राफ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये वाला ऊंचाई ज्यादा है, इधर भी कम है, उधर भी कम है। ये जो ग्राफ की फीचर मैं बता रहा हूं। अब ये क्यों है, आगे जा रहे हैं, कुछ स्टेप आगे जा रहे हैं, कुछ स्टेप आगे ले रहे हैं, ताकि आपको हर एक पॉइंट, ग्राफ का हर एक पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाए और हम उसको क्लियर कर सकें। तीसरा पॉइंट, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस दैट न्यूक्लियंस आर स्ट्रांगली बाउंडेड। अगर स्टार्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और एंड में कम है, दरमियान में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है, ऊंचा है, इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं और इससे न्यूक्लियन को निकालना आसान है, उधर से न्यूक्लियन को निकालना बड़ा आसान होता है। तो ये तीसरा पॉइंट ये बताता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये मोर स्टेबल न्यूक्लियस होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम है तो लेस स्टेबल एनर्जी होगी। ये उसका एक आपस में एक रिलेशन आपको नजर आता है। अब अगले पॉइंट्स की तरफ, ग्राफ के अगले पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। अब स्टेबिलिटी कर्व एंड बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें आप अगर देखें तो मैंने पहले से बता दिया है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस पर एटॉमिक मास इज रनिंग और वाई एक्सिस पे जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रनिंग। अब मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, अगर लाइट न्यूक्लियाई है, लाइट न्यूक्लियाई या लाइट न्यूक्लियाई का मतलब है जिसका एटॉमिक मास 30 से कम हो। लाइट न्यूक्लियाई मीन जिसका एटॉमिक मास ये 30 से कम हो। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अगर आप ग्राफ देखें तो हमारे पास यहां पर ड्यूट्रियम है, यहां पर हीलियम का आइसोटोप है, फौरन ग्राफ ऊपर चला गया हीलियम पर और फौरन नीचे आया, लिथियम पर नीचे आया, बेरिलियम पर फिर ऊपर आया, बोरान पर फिर नीचे आया,
कार्बन पर फिर ऊपर चला गया, नाइट्रोजन पर फिर नीचे आया ऑक्सीजन पर, और उसके बाद आगे एक्सटेंड हुआ। मैं पहले आपको जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये मैं 30 ग्राफ जो है यहां से मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे पास 30 से बिलो एलिमेंट्स है, यहां से जो 30 से कम है, यहां से मैं इस साइड की बात कर रहा हूं। तो वैसे जब आप बाइंडिंग कर्व में लाइट न्यूक्लियाई आर दोज न्यूक्लियाई whose atomic mass is lesser than smaller than 30 से कम है, A smaller than 30 यानी लाइट न्यूक्लियाई। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट हैज वेरी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइक ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी इंतहाई कम है। आपको पता है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की जो है 1.1 और 2 के लगभग उसकी एनर्जी है, इंतहाई कम है। एक उसकी न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना, यानी ये हमारे पास ड्यूट्रियम का एक न्यूक्लियस है, ड्यूट्रियम का H12 का, और उनसे एक प्रोटॉन निकालने के लिए जस्ट 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार है। तो यहां पर जो लाइट न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो लेस स्टेबल है, मतलब उससे आसानी से हम एक न्यूक्लियन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इट हैज वेरी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन H12 H13। लेकिन ओवरऑल इस तरह से बात नहीं है। 30 से कम बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत कम है, लेकिन यहां एक अजीब इफेक्ट आता है, एक इंस्टेंट इफेक्ट आता है। अब देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, सडनली एक पीक आया। ये पीक जब हमने ऑब्जर्व किया तो हीलियम पर आया, उसके बाद बेरिलियम पर आया, उसके बाद कार्बन पर आया, उसके बाद ऑक्सीजन पर आया। लेकिन आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, बेरिलियम का 4 और 8, तो 2 2 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर बेरिलियम का अगर आप उसको डबल कर ले तो बेरिलियम 4 आएगा, फिर बेरिलियम 2 3 6, 2 4 8, यानी बेरिलियम ये मल्टीपल ऑफ हीलियम है। 2 हीलियम मिलाओ बेरिलियम, 3 हीलियम मिलाओ कार्बन, 4 हीलियम मिलाओ तो ऑक्सीजन बन जाएगा। मतलब ये एब्रप्ट जो चेंज आया है, ये जो एलिमेंट हीलियम का मल्टीपल आ रहा है, इट हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकॉज उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है। अगर आप इस मार्कर को देखें तो ये इस तरह नहीं है, ये मार्कर हमारे पास ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसे है। अब हीलियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, इतना कंजस्टेड है, बिल्कुल कलेक्टिव है, बिल्कुल कनेक्टेड है। इस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, चूंकि ये न्यूक्लियन बड़े टाइट पड़े हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत ज्यादा है। उससे एक न्यूक्लियन को निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो जो एलिमेंट हीलियम के मल्टीपल में आता है उसमें पीक आ रहा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नाइबर एलिमेंट से ज्यादा होता है। देखो ना, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके नेक्स्ट जो लिथियम है वो फौरन नीचे आता है। हीलियम का एक न्यूक्लियन निकालना 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन साथ में जो लिथियम है उससे 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, सडनली ड्रॉप हुआ। उसके बाद बेरिलियम से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जब साथ में बोरान आया तो उससे 6.2 एनर्जी चाहिए। जाहिर है कि एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो दूसरे का इंतहाई कम है। ये पीक्स जो है ये उस वक्त आ रहे हैं जब एलिमेंट हीलियम के मल्टीपल में आ रहा था। तो आपने देखा पॉइंट नंबर 5 देखो, सम पीक्स आर ऑब्जर्व व्हिच शोज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो ना, कुछ पीक्स नजर आ रहे हैं, ये पीक्स है, और ये पीक एक आया है हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। उनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नाइबर एलिमेंट से बहुत ज्यादा है। देखो ना, बेरिलियम, लिथियम और बोरान के बीच में पड़ा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ये इनकी उसकी कंपैक्टनेस ज्यादा है, उसकी न्यूक्लियन के बीच जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब यहां देखो, सम पीक आर ऑब्जर्व व्हिच शोज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइक। अब हीलियम से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए हमारे पास जो एनर्जी चाहिए वो 8.8 तो नहीं है, ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। हीलियम से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब साथ में बेरिलियम जो है, लिथियम जो है उससे बेरिलियम से 6.8, कार्बन और ऑक्सीजन की भी हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है।
लेकिन उसके अलावा अगर आप उसके नाइबर में देखें, एज कंपेयर टू इट्स नाइबर न्यूक्लियोई लाइक लिथियम, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 है, लिथियम का डायरेक्ट ड्रॉप हुआ 5.3, फिर कार्बन के लिए बेरिलियम के लिए ऊपर 6.8 पर चला गया, बोरान के लिए फिर डायरेक्ट 6.2 पर आया। तो स्टार्ट में देखो ना एक पीक हमें ऑब्जर्व हो रहा है। अब इस तरह ये जो पीक है आपने देख लिया कि सडनली कुछ एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं। ये स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कुछ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम दिखाई देता है और किसी में एब्रप्टली बहुत ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है? किसी में बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो कमी है ड्यू टू द सरफेस इफेक्ट, इट हैज लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर आपको पता है हमारे पास जो यहां पर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन सरफेस पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से। अब देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में थोड़ा सा कमी वाकया होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रेंथ था, जो अट्रैक्शन था, जो ज्यादा टाइट रिलेशन जो था, वो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से स्लाइटली कमजोर हो जाएगा और इस इफेक्ट को हम सरफेस इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है बाहर ऑर्बिट में, ये उसको बाहर की तरफ खींच रहा है और ये उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट की एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है। अब जो नेक्स्ट जो है फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, मैंने स्टार्ट से डिस्कशन किया अगर एटॉमिक नंबर 30 से कम हो तो उसके लिए ये कंडीशन है, और अगर एटॉमिक नंबर फ्रॉम 32 और 2, मतलब हमारे पास ये है 235, ये वाला रेंज हो, 235 रेंज यानी यूरेनियम तक जो रेंज है। अब इस दौरान बल्कि इससे 140 तक आ सकता है, सॉरी 140 आप कर ले, 140। अब एटॉमिक नंबर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में 30 to 140, लेकिन ये इतना शार्प नहीं है, इसीलिए ये किसी बुक में आप देखोगे तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। मैं एक्चुअली इरविन कैप्लान का जो बुक है मैं वो यूज कर रहा हूं, तो मोस्टली मैं डेटा को वही इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर कोई न्यूक्लियस इंटरमीडिएट रेंज में हो, मतलब 30 से ग्रेटर हो और 140 से कम हो, तो इस रेंज में अगर आप देखें तो इसकी जो एनर्जी है वो तकरीबन एक वैल्यू में आ रही है, कुछ 8.8 से लेकर 8.8 तक आ रही है। इसकी रेंज जो है अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये हमारे पास ये रेंज है। यानी जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30 से ग्रेटर है, 140 से कम है या उसके दरमियान में है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने यहां एक पॉइंट लिखा है फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई यानी 30 to 140। पॉइंट नंबर 7, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नियरली सेम फॉर दीज न्यूक्लियाई सच दैट बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन एंड निकल। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने एलिमेंट, जितनी न्यूक्लियाई, उनका एटॉमिक मास ये 30 से ग्रेटर है, तो इन तक जो है 140 तक उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऐड होगा, 8.8 तक ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे आते हैं, कुछ बुक में लिखा है निकल की सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है और कुछ आयरन लिखती है आइसोटोप्स की बिना पर। तो ये बाज बुक में आयरन लिखा है, बाज ने निकल लिखा है। तो अब देखो मैंने यहां दोनों लिखा है, आयरन एंड निकल, 8.800 समथिंग उस तरह कुछ वैल्यू आता है। आयरन और निकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, कितना है? 8.8 है। 8.8 एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर आयरन एंड निकल। तो देखो ना
निकल और आयरन सबसे टॉप पे है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, यानी उसके दरमियान प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार है, जो बहुत ज्यादा है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे हाईएस्ट स्टेबल, सबसे मोर स्टेबल एलिमेंट जो है ये आयरन और निकल है, क्योंकि उसकी एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब उसके बाद जब हम आयरन और निकल से उस तरफ जाते हैं फिर भी ड्रॉप आता है थोड़ा सा, और इस तरफ है फिर भी थोड़ा सा ड्रॉप आता है। तो यहां पर लिखा है पॉइंट नंबर 7 में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली सेम फॉर दीज न्यूक्लियाई। यहां से लेकर 30 से लेकर 140 तक सबकी बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन बराबर है, यानी 8 थोड़ा सा इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल, यानी 8 और 8.8 के दरमियान में ऊपर नीचे चेंज आ सकता है, यानी इंडिपेंडेंट है एटॉमिक मास से, बस तकरीबन बराबर है आपस में। फिर लिखा है आयरन और निकल की सबसे ज्यादा है, पूरी पीरियोडिक में सबसे ज्यादा आयरन और निकल की है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस ये आयरन है या निकल है। पॉइंट नंबर 8, दिस रेंज हैज द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में ये दो न्यूक्लियस आयरन और निकल ये सबसे स्ट्रांग है। ये क्यों स्ट्रांग है? उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, पूरी पीरियोडिक में सबसे हाईएस्ट है। अब उसका रीजन क्या है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन कूलम्बिक रिपल्शन। आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि जो नाइबरिंग न्यूक्लियन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब सपोज ये प्रोटॉन ये अपनी टचशुदा प्रोटॉन को जो कनेक्टेड है उसको अट्रैक्ट करेगा। ये मेरा न्यूक्लियर फोर्स पे एक अलग लेक्चर है, वो उसमें पूरा डिटेल इलेक्ट्रोवीक एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पर मौजूद है। जब प्रोटॉन ऐसे कनेक्टेड है, देखो ये प्रोटॉन है, ये मेरे पास सारे प्रोटॉन है, सपोज ये प्रोटॉन अट्रैक्ट, ये प्रोटॉन अट्रैक्ट, ये प्रोटॉन अट्रैक्ट, बिकॉज प्रोटॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब है जो आपस में करीब पड़ा है वो अट्रैक्ट करेगा। अब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन ये अल्टरनेट, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसके दरमियान फासला ज्यादा है, ये और ये रिपेल करेगा। जब आप पूरा का पूरा ये जो एवरेज, ये स्टैटिस्टिकल या एवरेज वैल्यू अगर आप ले ले तो इसका मतलब है कि अट्रैक्शन यानी स्ट्रांग न्यूक्लियर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव कम है, क्योंकि क्लोजेस्ट प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है अगर फासला बहुत कम है। यहां कूलम्बिक फोर्स 100 टाइम वीकर है स्ट्रांग न्यूक्लियर से, वो डोमिनेंट नहीं है। यहां अगर दो प्रोटॉन पड़े हैं तो ठीक है, ये तो कूलम्बिक लॉ के मुताबिक रिपेल करेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रिपल्शन और उसके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट है। इसीलिए इस वक्त अगर आप ओवरऑल बिहेवियर देखें तो यहां पर न्यूक्लियन के दरमियान जो टोटल स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो डोमिनेंट है और कूलम्बिक रिपल्शन वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट नहीं है। इसलिए स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का असर ज्यादा है और कूलम्बिक रिपल्शन का असर कम है। तो इस तमाम वजूहात की बिना पर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लोअर एटॉमिक नंबर और हायर एटॉमिक नंबर। ओके, फॉर लार्जर न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 140। अब आपको पता है कि जब ग्राफ अगर आप देखें तो ग्राफ तो मैंने यहाँ भी डिस्कस किया, ये वाला भी डिस्कस किया, अब आखिरी ग्राफ का आखिरी हिस्सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ फॉर लार्जर न्यूक्लियाई यानी ए ग्रेटर देन 140, अगर एटॉमिक नंबर 140 से ग्रेटर हो यहाँ देखो तो उसे क्या कहेंगे? इसको हेवी न्यूक्लियाई कहेंगे। दे विल बी अनस्टेबल लाइक यूरेनियम। यूरेनियम देखो ना, आखिर में यूरेनियम है। तो लिखा है पॉइंट नंबर 10, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजिंग टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। आपको मैंने बता दिया कि इस रेंज में एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये 8.8 और इस तरह उसके बराबर है, लेकिन जब हम यूरेनियम पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये नीचे आ जाता है एंड ये 8.8 से कम होकर 7.6 पर आ जाता है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम।
7.5, 7.6, 7.7 ये सब आ सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पर लिखा है द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजिंग टू 7.6 पर यूरेनियम। इसके बाद जब आगे हम जाएंगे तो ये 7.6 पर आ जाएगा। तो लिखा है कि अब क्यों ऐसा है, अब ये क्यों कम होता है, इसका रीजन क्या है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करता है अगर उसके दरमियान फासला 1 फेम्टोमीटर से कम हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान न्यूट्रॉन आता है तो अब प्रोटॉन के दरमियान फासला बढ़ जाता है। अब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि फासला ज्यादा हो गई। तो इस तरह अगर मैं ओवरऑल ये कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेंट होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये कम हो जाएगा और कूलम्बिक रिपल्शन ये डोमिनेंट होगा। तो इस वक्त क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 11, कूलम्बिक रिपल्शन इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड काजेस अनस्टेबिलिटी। अब ये अनस्टेबिलिटी काज करेगा जब न्यूक्लियॉन प्रोटॉन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उसके बाद कूलम्बिक रिपल्शन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बढ़ जाता है। एंड सिमिलरली अब इस वक्त आपको पता है कि हम हाई रेंज में चले गए, अब कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ गया, उसका नुकसान क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट नंबर 12 में लिखता है द न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और इस तरह एंड काज फिजन टू गेट स्टेबिलिटी। जब एक हेवी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 92 के बराबर हो या ग्रेटर हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम होता है और कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस टूट जाती है और इस फिनोमेना का नाम है फिजन। अब फिजन क्या चीज है, जब यूरेनियम के अंदर कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन से तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 है, यानी यूरेनियम से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन जब ये यूरेनियम का जो एग्जांपल मैंने दिया है ये टूट जाती है और उससे बन जाएगा बेरियम बन जाएगा और क्रिप्टॉन बन जाएगा। अब ये टूट जाता है तो उससे जो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, अब उसकी जो एटॉमिक इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 8.3 और इसकी है 8.5 और इसकी है 7.6। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन जब टूट गई और उससे डॉटर न्यूक्लियाई आ गई तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई, ये स्टेबिलिटी आ गई। तो अब देखो यूरेनियम जब टूटता है तो उससे बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है और इस वजह से बेरियम का बाइंडिंग फ्रिक्शन 8.3 है, यूरेनियम का 7.6 है तो ये बढ़ गया, यूरेनियम का 7.6 ही 8.5 है। तो मतलब फिजन प्रोसेस इसलिए होता है ताकि न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करे, स्टेबिलिटी के लिए फिजन काज हो सकता है। तो फिजन का असल पर्पस है कि कोई भी न्यूक्लियस वो स्टेबल हो जाए और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है द न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट एंड काज फिजन टू गेट स्टेबिलिटी एंड विल गेट हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब देखो ना यूरेनियम उस रेंज में है, ये तीसरे रेंज में है, ये फिजन रेंज है। देखो ना मैंने लिखा है ये फिजन रेंज, मतलब अगर इस रेंज में जो भी न्यूक्लियाई है वो डिस्ट्रॉय होती है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाती है और वो इस रेंज में आ जाता है। तो इस रेंज में जो न्यूक्लियाई आ जाती है इट विल गेट हाई स्टेबिलिटी, इट विल गेट हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इस तरह हमारे पास जब भी फिजन काज होगा तो उसके रिजल्ट में जो बेरियम क्रिप्टॉन बनता है इट विल गेट हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। लेकिन यहां पर दो रिएक्शन आते हैं, एंड में भी बाइंडिंग एनर्जी नीचे जा रही है और स्टार्ट में भी नीचे जा रही है। अब पॉइंट नंबर 11 में अगर कोई छोटे छोटे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 30 से कम हो
तो ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन या हीलियम, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल जाती है और एक बड़ा और ह्यूज न्यूक्लियाई बनाता है। तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनकर एक ह्यूज न्यूक्लियाई बनाता है तो इस दौरान जो रिजल्टेंट या जो डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है, इट विल गेट हाई स्टेबिलिटी और उसकी बाइंडिंग फ्रिक्शन बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखता है पॉइंट नंबर 13 में, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30 से कम हो तो फ्यूजन विल आकर, उसके अंदर फ्यूजन क्रिएट होगा टू गेट न्यूक्लियाई ऑफ हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जब लाइट न्यूक्लियाई आपस में, लाइक 4 हाइड्रोजन है ड्यूट्रियम का, अगर आप देखें तो इसका बाइंडिंग फ्रिक्शन 1.1 है, लेकिन जब 4 प्रोटॉन मिल जाते हैं और उससे हीलियम बन जाती है तो उसका बाइंडिंग फ्रिक्शन डायरेक्ट 7 पे चला जाता है एंड इट विल गेट स्टेबिलिटी। तो मतलब ये हुआ कि 30 से जो एलिमेंट कम है वो आपस में मिलकर वो फ्यूजन बनाएगा, वो इस रेंज में आ जाएगा और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। और जिनका एटॉमिक नंबर 140 से ग्रेटर है उसके अंदर फिजन क्रिएट होगा, स्प्लिटिंग क्रिएट होगा, न्यूक्लियस टूट जाती है और उसका जो प्रोडक्ट है वो इस रेंज में आ जाएगा और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये 8 के रेंज में चला जाता है। तो ये जो आज का टॉपिक था ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आज मैंने स्टेबिलिटी बता दिया कि एक एटम क्यों स्टेबल है, एक एटम में रेडियो मतलब एक एटम डिस्ट्रॉय क्यों होता है, ये स्टेबल क्यों है, इसमें मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रोल क्या है, स्टेबिलिटी क्या थी। इस तरह के मज़े के लेक्चर, इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए आप मेरी इस चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि स्टूडेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सके। थैंक यू वेरी मच।